हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग टीचर। आज हम लोग पेपर सेकंड की मैराथन क्लास करेंगे और चैप्टर 7 से स्टार्ट करेंगे और आगे जितने भी चैप्टर कंप्लीट कर सकेंगे करेंगे। चैप्टर 7 है भारतीय संविधान में निहित मूल्य, वैल्यू एनशर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम लोग चैप्टर 7 के साथ स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर फोर्थ और पेपर थर्ड के बारे में। पेपर फोर्थ कंप्लीट हो गया, ठीक है, और पेपर थर्ड पे ऑलमोस्ट ही कंप्लीट हो गया है। कल एक वीडियो कल एक वीडियो शाम को अपलोड हुआ है जो है उसका पेपर फोर का, ठीक है। बट फिर भी जो भी वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी था और हिंदी मीडियम दो भी देखना चाहें देख सकते हैं। बट पेपर फोर कंप्लीट हो चुका है। पेपर थर्ड की जो क्लासेस अगर बची होंगी देखेंगे, अगर तो कंप्लीट कराई जाएंगे, अदरवाइज़ पेपर थर्ड भी कंप्लीट हो गया है। पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट ये आपका आज और आई थिंक कल सुबह तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज 28 है और 29 के मॉर्निंग कल तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 28 तक कोशिश की थी कि कंप्लीट हो जाए, बट आई थिंक 29 भी टच कर जाएगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कोई लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये छूट गया है, इसको करवा दीजिए, ठीक है। तो चैप्टर 7 है, पेपर सेकंड है और हमारा इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है। जो प्रस्तावना है, ठीक है, जिसमें लिखा होता है हम भारत के लोग करके होता है ना, तो वही प्रस्तावना जो है संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की पूंजी। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव ने ये कहा है कि संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है, संविधान की आत्मा है और संविधान की पूंजी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 22 के अधीन मतलब अनुच्छेद 22 के अधीन किसी व्यक्ति को उसके अपराध के व बंदी बनाने के बिना कारणों के बताए जेल में नहीं रखा जा सकता है और बंदी बनाने पर कितने समय के निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। यहाँ पे ये कहना है कि आर्टिकल 22 के जो अंतर्गत ये है कि आप किसी भी व्यक्ति को बिना रीजन बताए आप अंदर नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है। आप उसको बताना पड़ेगा कि आपका क्या मतलब कसूर है, क्या मतलब आपने क्राइम किया या क्या गलती की है आपने, पुलिस को उसको बताना पड़ता है। और जो क्रिमिनल होता है उसको पूछने का हक भी होता है, उसको राइट टू आस्क जो है पूछने का हक होता है कि हाँ आप बताइए हमने क्या किया है, ठीक है। तो पुलिस को बताना पड़ता है कि आपने ये किया है, उसके बाद ही उसको अरेस्ट कर सकते हैं, ऐसा होता है जनरली। बट आप कहीं जैसे मूवी वगैरह में देखते हैं तो उसके उठा के लेके जाते हैं, क्या करता है, क्या किया है कहता रहता है लेकिन बताते नहीं। तो मतलब वो तो एक नॉर्मल सी बात है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ वो एक जो क्या बोलते हैं कि वो एक चीज़ आती है कि नेशनल क्या बोलते हैं अभी दिल्ली में इस टाइम लागू है कि मतलब एनएसए, हाँ एनएसए के तहत आप किसी को भी उठा सकते हैं। सर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, तो इसके तहत आप किसी को भी उठा सकते हैं अधिकतम 12 महीने के लिए। तो इसके लिए एक अलग चीज़ है, ठीक है। वो भी जब पावर दी जाती है उस डिस्ट्रिक्ट के या उस स्टेट के जो भी मतलब चीफ होते हैं उनको पावर जब दी जाती है तभी ऐसा होता है। बाकी ऐसे ये नहीं कि किसी भी टाइम उठा ली और एनएसए के तहत बंद कर दी है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जब तक कि नेता या ये सब चीज़ें ऊपर से ऑर्डर नहीं आता तब तक ऐसा नहीं होता है। फिर ये बंदी बनाने में कितने समय में निकटतम प्रस्तुत करना पड़ता है, मतलब मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये है। तो 24 आवर के अंतर्गत जो है न्यायाधीश के सामने आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, उसका ये अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत किस अधिकार को स्वीकार किया गया है? तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत यहाँ पे जो है जीवन का अधिकार स्वीकार किया गया है, ठीक है। राइट टू लाइफ स्वीकार किया गया है। ये जो बता रहा हूँ वो राइट टू लाइफ ये सही है आंसर, ठीक है। आप ये बात में मत करिएगा कमेंट करके कि सर ऑप्शन में तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं का जो आंसर्स है वो कहीं काफ़ी गलत दिए हैं, ठीक है। तो हम देख करके क्वेश्चंस को बताते हैं। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19 के तहत नागरिकों को मिलती है। कौन सी स्वतंत्रता उनमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है, सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता। देखिए आप ऐसे ही कोई मतलब हथियार लेके नहीं रख सकते हैं कि इसलिए कि हमें अपनी सुरक्षा करनी है अपनी सिक्योरिटी के लिए। आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा उस वेपन के लिए और उसके बाद में आप एक पर्टिकुलर वेपन चाहे रिवॉल्वर हो चाहे AK-47 हो या फिर आपका कुछ भी मतलब जैसे कि जो राइफ़ल होती है वो रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तभी अलाउ है जब आप मतलब आपके पास लाइसेंस होगा, ऐसे आपको रखने के लिए कोई वेपन आपको आज़ादी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? मतलब यही कि जो है स्त्रियों के क्रय विक्रय ट्रैफिकिंग में, लड़कियों के ट्रैफिकिंग में क्रय विक्रय मतलब खरीदने और बेचने पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए 6 मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स जिनको हम बोलते हैं वो हैं। उसमें पहला अधिकार जो है समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14 से 18, ठीक है।
नेक्स्ट जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक, मतलब ये क्या है, समानता का अधिकार, ये स्वतंत्रता का अधिकार, तो यह हो जाएगा 19 से 22। नेक्स्ट है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, तो ये हो जाएगा 23 एंड 24, ठीक है। उसके बाद जो है धार्मिक, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 25 से 28 तक, ठीक है, 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता की बातें की गई हैं। नेक्स्ट है कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, मतलब जो सांस्कृतिक कल्चरल एवं सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आर्टिकल 29 से 30 के बीच में, ठीक। एंड लास्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, कोई आपके फंडामेंटल राइट्स मतलब आपको आपके मूल अधिकार हैं वो आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट जो है दायर कर सकते हैं। रिट क्या होती है ये हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है, अच्छे से समझाएंगे रिट क्या होती हैं। टॉपिक के लिए जो आज इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो मौलिक अधिकार है, क्रय विक्रय मौलिक अधिकार जो है क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हमने भी आपको पढ़ा है ना 6 टाइप के जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब ये ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ये इस सिलेबस में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से भारतीय राज्य व्यवस्था का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष बना है, यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, मतलब इसमें अभी देखो धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है ना, तो धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ बताई थी मैंने, आर्टिकल 25 से 28, ठीक है, 20 देखो समय 24, 26, 25, 27, 26, 28 लिखा था, कंफ्यूज करने के लिखा, लेकिन आपको धार्मिक स्वतंत्रता मतलब रिलीजन जो फ्रीडम है, कोई भी रिलीजन अपनाने, कोई भी रिलीजन को मतलब प्रचार प्रसार करने की जो आज़ादी है ना, वो आर्टिकल 25 से 28 तक है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार प्राप्त करने और उसे विधिक मतलब संपत्ति का अधिकार प्राप्त करने और उसे लीगल राइट मतलब विधिक अधिकार बनाने के लिए आर्टिकल अनुच्छेद 31 के तहत कौन सा अनुच्छेद संविधान को समाप्त किया गया और कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है। देखिए आर्टिकल 31 के अतिरिक्त कौन सा अनुच्छेद, मतलब देखो लीगल राइट्स 31 तो तो ख़त्म ही कर दिया गया, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी एक आर्टिकल था जो कि संपत्ति के अधिकार से टच करता था, तो वो कौन सा आर्टिकल था जिसको ख़त्म किया गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 19 छा। अब इसको इंग्लिश में आप देख लीजिएगा छा को क्या कहते हैं, इसको समाप्त किया गया और 371 झा जोड़ा गया, ठीक है। हालांकि आर्टिकल 31 ख़त्म कर दिया गया, तो उसका जो आर्टिकल है 301, ठीक है, 301 का जो ये है, इसमें क्या किया गया है, इसमें किया गया है कि संपत्ति का अधिकार जो है वो लीगल राइट से ऐसा लिख दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट है कि समता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद में व्यवस्थित है, मतलब समता वही समानता का अधिकार, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था 6 प्रकार के याद किया था, तो वो क्या है 14 से 18 तक, समता या समानता का अधिकार एक ही होता है, ठीक है, समता मतलब समानता। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन कीजिए। देखा हमने शोषण के विरुद्ध भी अधिकार डिस्कस किया था, हमने आपको पहले से बता दिया अभी जस्ट, ठीक है, तो सिलेबस के बारे में कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस के अंदर ही सारा सब कुछ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, कौन सा अधिकार था बताइए आप, 23, 24, मतलब कि जो है स्त्रियों के या मानव के जो है क्रय विक्रय पर रोक, ठीक है, बेगारी की निषिद्धि करना और जो है बालाश्रम पे रोक, मतलब बालकों का जो है जो बालाश्रम कराया जाता है, बालकों से जो काम कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चों से जो काम कर रहे थे उस पर रोक, ठीक है, तो 23, 24 वो है। आर्टिकल 51 क्या है, संविधान में अनुच्छेद 51A में वर्णित है, क्या वर्णित है, तो निधि निषेध तत्व नहीं भाई, ये तो 36 से 51 तक है, तो 51 तो ए नहीं, तो 51 तक है ना, 51A जो है एक अलग है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स तो ये आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। जो बचा मूल कर्तव्य, ये क्या हो जाएगा 51A में है, और इसका एक ही आर्टिकल है, मूल कर्तव्य बहुत सारे हैं लेकिन वो एक ही आर्टिकल में लिखे हुए हैं, ठीक है, 51A 51A। नेक्स्ट है संविधान में 42 अमेंडमेंट्स जो हुआ है अधिनियम 1976 द्वारा प्रथम बार संविधान में नागरिकों को विषय में निर्दिष्ट किया गया है, तो मतलब कौन से उसमें विषय में निर्दिष्ट किया गया है 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मूल कर्तव्य ऐड किए गए थे इसमें, ठीक है। संविधान के नागरिकों को विषय में निर्दिष्ट किया गया, मतलब संविधान के नागरिकों के मूल कर्तव्य जोड़े गए, संगठन पहले से था, बना सकते हो कोई भी संगठन, मूल अधिकार पहले से था, ठीक है, कर देने की प्रथा मतलब सोचिए पहले से थी, लेकिन मूल कर्तव्य जो है ये
42 अमेंडमेंट्स, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम कहते हैं। 42 अमेंडमेंट्स को हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब छोटा संविधान। नेक्स्ट है कि संविधान के 1978 में पारित 42 अमेंडमेंट्स के अंतर्गत कौन सा अधिकार अब एक मूल अधिकार न रहकर केवल एक संवैधानिक अधिकार रह गया? शिक्षा का अधिकार अभी भी है, आर्टिकल 21A। स्वतंत्रता का अधिकार अभी भी है, 19 to 22 तक। समानता का अधिकार अभी भी है, 14 to 18 तक। संपत्ति का अधिकार जो है अब फंडामेंटल राइट्स हमारा नहीं है, मतलब मूल अधिकार नहीं है, ये अब हो गया है लीगल अधिकार, मतलब वैधिक अधिकार, मतलब विधि का अधिकार, ठीक है। विधि का अधिकार नहीं, मतलब वैधिक अधिकार, मतलब लीगल राइट है आपका। नेक्स्ट है कि राष्ट्र, तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार, ठीक है। ये 42 अमेंडमेंट्स के द्वारा जो है अब मूल अधिकार नहीं है, ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन है, राज्य राष्ट्र के हित में किस अनुच्छेद के अंतराल बलात्, मानव श्रम व बेकारी को आप पर थोप सकता है? जो राज्य है वो राष्ट्र के हित में किस अनुच्छेद के अंतराल में बलात्, मानव श्रम व बेकारी को आप पर थोप सकता है? तो आर्टिकल 13 का जो आंसर है आपका वो हो जाएगा अनुच्छेद 23। देखिए यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब अनुच्छेद के अंतराल बलात् व मानव श्रम आप पर थोप सकता है, तो क्यों हम पे थोपेगा? मतलब हम पे क्यों थोप सकता है? ये तो हमारा हक है, मतलब कि ये हम ना करें। बलात् श्रम जो है, बलात् मानव श्रम और बेकारी, इसको हम रोकें, ठीक है। ये तो आर्टिकल 23 के तहत हमको ये है कि इस आर्टिकल 23 में यही है कि बलात्, मानव श्रम और बेकारी को हम रोकें, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, तो चलिए आर्टिकल 23 समझ लीजिए कि आर्टिकल 23 स्पेशली होता क्या है। लेकिन अगर कहीं आता है बलात्, मानव श्रम या बेकारी, इस टाइप से क्वेश्चन कोई भी घुमा के याद आता है, तो ठीक है, तो वो उसका राइट आंसर 23 ही होगा, ठीक है। क्योंकि बलात्, मानव श्रम और जो बेकारी है ना वो 23 में है, 24 में क्या है? सिर्फ बलात् श्रम, ठीक है। नेक्स्ट है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान कब किया गया, मतलब किस आर्टिकल में किया गया? तो आर्टिकल 45 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की शिक्षा तथा उनके कल्याण के लिए अधिकार वर्णित हैं। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, SC और ST के लिए, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा आर्टिकल 46 में। आर्टिकल 46 में ST SC की जो शिक्षा है और उनके कल्याण के लिए जो है अधिकार दिए गए हैं, आर्टिकल 46 में। नेक्स्ट है कि देखो आर्टिकल 46 जो है ना, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है हमारा। आर्टिकल 36 से 51 तक जो है वो DPSP, मतलब उसके तहत जो है राज्य को वो अधिकार दिए गए हैं, वो राज्य के अधिकार हैं, मतलब उनको वो करना पड़ेगा, कर्तव्य है, मतलब उनका जो कर्तव्य है कि जो है नागरिकों की कल्याणकारी मतलब योजनाएं चलाएं, शिक्षा के लिए वो कार्य करें, ठीक है। तो ये जो है क्या है, राज्य के अंतर्गत आता है, ये राज्य को मतलब वो कर्तव्य है, राज्य के अधिकार नहीं है, राज्य के कर्तव्य हैं। DPSP को ज़बरदस्ती नहीं लागू करवाया जा सकता है, ठीक है। वो राज्य की इच्छा पर निर्भर होते हैं, अगर वो चाहेंगे तो ही होगा, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम उनको कहते हैं। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 16, संविधान उपचारों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा प्रालेख जारी नहीं करते हैं? देखिए सबसे पहली बात जो है 5 रिटें होती हैं, निषेधाज्ञा, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश और एक और होती है, मुझे अभी इस टाइम याद नहीं है, एक और होती है जो क्या है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, निषेधाज्ञा और एक और होती है, ठीक है। तो वो 5 होती हैं। तो 5 रिटें मतलब जो है आप सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं अगर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका अगर वायलेशन होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा जो प्रालेख है जारी नहीं कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों संविधान के उपचार के तहत अगर संविधान वायलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट्स, तो कौन सा जो है नहीं जारी कर सकते हैं? तो इसका क्या है, निषेधाज्ञा, ठीक है। निषेधाज्ञा जारी नहीं कर सकते हैं अगर मतलब संविधान उपचार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय जो हैं प्रालेख मतलब निषेधाज्ञा जारी नहीं कर सकते हैं, ओके। संविधान उपचार मतलब यही जो हमारा फंडामेंटल राइट वायलेशन होता है उसके तहत। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन संबंधी विवाद, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत परिवर्तन संबंधी विवाद उच्चतम न्यायालय में से निम्नलिखित में से कौन सा पहुंचा व निर्मित हुआ? मतलब कौन सा ऐसा केस है जो फंडामेंटल राइट्स के तहत पहुंचा था न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में? गोलकनाथ के, सज्जन सिंह के, शंकरी प्रसाद केस या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब उपरोक्त सभी जो है। शंकरी प्रसाद जो बनाम केस जो है, गोलकनाथ केस है, सज्जन सिंह केस, ये सब फंडामेंटल राइट्स के जो है अंतर्गत पहुंचे थे। इनका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ था, मतलब इनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट जो 18 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मतलब संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? आर्टिकल 368 के तहत जितने भी संशोधन होते हैं वो आर्टिकल 368 के तहत होते हैं संविधान में, ठीक है।
नेक्स्ट है कि 1976 में 42 अमेंडमेंट्स द्वारा किस अध्याय में और कितने मौलिक जो कर्तव्य हैं नागरिकों के सम्मिलित किए गए हैं? 1976 में 42वें संशोधन द्वारा किस अध्याय में 1976 में 42वें संशोधन द्वारा किस अध्याय में कितने मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए सम्मिलित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, चतुर्थ अध्याय और 10 कर्तव्य। ठीक है, चतुर्थ अध्याय और 10 कर्तव्य जो हैं इसमें जोड़े गए हैं अंडर 42 अमेंडमेंट्स 1976 के अंतर्गत। फिर है किस संशोधन द्वारा नागरिकों के 7 मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटाकर मात्र एक कानूनी अधिकार किया गया? मतलब कौन सा ऐसा अमेंडमेंट हुआ था जिसके तहत जो हमारा संपत्ति का मूल अधिकार था उसको हम लीगल राइट्स बना दिए हैं, मतलब विधि अधिकार बना दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 44 अमेंडमेंट्स। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया है जो है एक संपत्ति के अधिकार को हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब ये इस पर आप हक नहीं जमा सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारा मूल अधिकार है, हमको संपत्ति मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कर दिया गया है, इसको लीगल राइट्स बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, इसमें अकॉर्डिंग टू लॉ अब होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू जो लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग काम होगा, फंडामेंटल राइट्स के तहत नहीं होगा। क्योंकि जब जैसे क्या होता था कि किसी को संपत्ति नहीं मिली, किसी को अगर नहीं मिला तो वो जाकर के रेट दायर कर देते सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमको हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब हटा करके क्या किया गया, इसको लीगल राइट्स जो है बना दिया गया। नेक्स्ट है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा गया? शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा गया? शिक्षा जो है समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची क्या होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का जो है हस्तक्षेप रहता है। ठीक है, तो एक्सेस रहता है कह सकते हो। तो 21 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा 1950 में। ओके, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। वैसे जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मजाक नहीं है, सच बता रहा हूँ। ठीक है, इससे क्वेश्चन आएंगे, तो इसीलिए आपको ये जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इसको आप चाहो तो दोबारा 7 नंबर चैप्टर को आप दोबारा पढ़ सकते हो, रिपीट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान की धारा 30 का संबंध किससे है? संविधान की जो धारा 30 है या अनुच्छेद 30 है उसका संबंध किससे है? तो अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, इसमें अल्पसंख्यकों की शिक्षा के बारे में बात की गई है। ठीक है, स्पेशली अल्पसंख्यक, मतलब कोई और वो कास्ट नहीं। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 45 का संबंध, 45 मतलब आर्टिकल 45 क्या है? आर्टिकल 45 क्या है? अनिवार्य, निःशुल्क और सार्वभौम शिक्षा से। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जो संविधान की धारा 25 का संबंध है वो किससे है? 25 का संबंध क्या है? जो 25 का संबंध आप बता सकते हैं किससे क्या है? बताइए, 25 का संबंध किससे है? अभी हमने डिस्कस किया तो 25 से 28 तक, तो आप गेस करिए 25 का संबंध किससे जो है, किससे है? धार्मिक स्वतंत्रता से। ठीक है, किससे है? धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। आर्टिकल 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, 25, 26, 27, 28 कोई भी आता है और लिखा होता है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित, तो आप धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित वो क्वेश्चन ऑप्शन टिक करेंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1976 में। ठीक है, 1976 में जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जिसको हम 42 अमेंडमेंट कहते हैं उसमें जोड़ा गया। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है? आर्टिकल 26, 27, 28, 20 एंड ऑल। ठीक है, तो ABC का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, मतलब उपयुक्त सभी। 25 से 28 बताया था ना आपको धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, मतलब वही धर्मनिरपेक्षता कह लीजिए या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कह लीजिए, तो क्या हो जाएगा? तीनों सही हो जाएगा, मतलब डी राइट आंसर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कारक, तो जो धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कारक हैं, मतलब धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करना मतलब ये है कि सर्वधर्म संभाव, मतलब सभी धर्म समान होना। तो ये कौन सा जो है इसको प्रोत्साहित कर रहा है, कौन सा ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, नगरीकरण, सॉरी उपयुक्त सभी। नगरीकरण और औद्योगिकरण, यातायात संचार के साधन, पश्चिमीकरण, ये सारे जो हैं ये धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कारक हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 28 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनतंत्र का सिद्धांत नहीं है? जनतंत्र, ठीक है, मतलब लोगों का तंत्र जो है उसका सिद्धांत नहीं है। तो 28 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सेवा। अब यहाँ पे इन्होंने सेवा जो टिक लगाया है ये राइट आंसर, मतलब ये सेवा नहीं है। ठीक है, देखो समानता, स्वतंत्रता और बंधित्व, मतलब जब आपस में भाईचारा होगा, सब चीज़ें होंगी तभी तो जनतंत्र का विकास होगा। ठीक है, तो सेवा जो है वो सिद्धांत जनतंत्र का नहीं है। ओके, नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है? ठीक है, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय समाज जो है शब्द जोड़ा गया है? तो समाजवादी शब्द, धर्मनिरपेक्षता शब्द, ये सब चीज शब्द जो हैं कब जोड़े गए? तो 42 अमेंडमेंट्स के द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, 42 का जो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 संविधान संशोधन। भारत में अब अस्पृश्यता समाप्त करने का
कानून कब बना, मतलब अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने का जो कानून है वो कब बना? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 1955 में। ठीक है। अनटचेबिलिटी कहाँ है, कौन से आर्टिकल में है बता सकते हैं आप? आर्टिकल 17 में है, अनटचेबिलिटी का खात्मा करना, मतलब अस्पृश्यता का अंत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है? सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है? तो हो जाएगा इसका अवसर की समानता। सामाजिक न्याय मतलब अवसर की समानता। सामाजिक न्याय समझ रहे हैं, मतलब सबको समान अधिकार मिले हों। ठीक है, सबके साथ समान व्यवहार किया जा रहा हो। ये नहीं कि अगर मंत्री का लड़का है तो उसको पहले बिठा दिया कि भाई इसको पहले नौकरी दो, और किसी गरीब का लड़का है तो उसको लास्ट में। तो नहीं, मतलब सामाजिक न्याय यही है कि आप सबको इक्वली ट्रीट करो। ठीक है, कम से कम जो उसके जीने का अधिकार है, जो रहने का अधिकार, न्याय का जो अधिकार है कि मतलब भाई हमको न्याय मिलना चाहिए। जैसे कि अगर हमारा लड़का पढ़ने वाला है तो हमको मतलब गरीब तबके से, गरीब मतलब अगर लड़का पढ़ रहा है, उसको अगर वो कुछ बनना चाहता है तो उसको वहाँ से भी मतलब उसको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, ऊपर पहुँचने तक। तो इसीलिए यहाँ पर अवसर की समानता राइट टू आर्टिकल 16 के तहत है। ठीक है। नेक्स्ट है कि न्याय जो है वह अंतिम सिद्धांत है जो स्वतंत्रता व समानता इन दोनों के विभिन्न पक्षों के बीच तालमेल करता है। न्याय वह अंतिम सिद्धांत है जो स्वतंत्रता व समानता तथा इन दोनों के विभिन्न पक्षों के बीच तालमेल करता है। इसका जो राइट आंसर, किसने स्टेटमेंट ये बोला है, इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा बी, लेनिन ने ये शब्द बोले हैं। ठीक है, ये वर्ड्स जो स्टेटमेंट है ये लेनिन ने कहा है। नेक्स्ट है, कानूनी न्याय से क्या तात्पर्य है? मतलब जो लॉ जस्टिस है वो क्या है, तो ये जस्टिस ऑफ लॉ या लॉ जस्टिस जो है वो क्या है? तो इसका जो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सार्वजनिक कानून से। ठीक है, मतलब जो सार्वजनिक कानून होते हैं उन्हीं को हम मतलब जो सभी पर अप्लाई होते हैं, सभी पे इक्वल होते हैं, किसी का मतलब जाति पाति भेदभाव इसका कुछ नहीं होता है, तो उसको कानूनी न्याय के तहत उसको हम सार्वजनिक कानून से उसको समझते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय से पृथक व उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक न्याय से पृथक व उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्थिक न्याय। ठीक है, आर्थिक न्याय महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, जस्टिस शब्द जो है वह किस शब्द से बना है? जस्टिस शब्द किस शब्द से बना है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जश। ठीक है, जस से जो है जस्टिस शब्द बना है। नेक्स्ट है, न्याय के सामान्य अवधारणा ने सर्जना की है। ठीक है, तो न्याय के सामान्य अवधारणा ने सर्जना की, इसका विकल्प ए विकल्प भी दोनों, मतलब न्यायपूर्ण कानून की और तात्विक न्याय की। नेक्स्ट है, न्याय की अवधारणा विकसित हुई है। तो न्याय की अवधारणा विकसित कैसे हुई है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा सामान्य न्याय के रूप में और प्रक्रियात्मक न्याय के रूप में, मतलब सी जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों के रूप में। नेक्स्ट है कि न्याय जो है वो अनिवार्य रूप से, तो न्याय अनिवार्य रूप से क्या है? 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मतलब उक्त सभी यहाँ पे, मतलब एक अनिवार्य कानूनी धारणा, सामाजिक अवधारणा, एक नैतिक अवधारणा, मतलब यहाँ पे सारे डी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये तीनों। ठीक है, मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों है। तो फोर्थ का इसका राइट आंसर 38 का वो डी, उक्त सभी, यहाँ पे उक्त सभी लिखा होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि न्याय क्या है? तो न्याय है एक सामान्य गुण, एक सक्रिय गुण, तत्व केंद्रित सभा या इनमें से सभी। तो 39 का राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब ये सारे हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपका है, प्रक्रियात्मक न्याय को कहते हैं। तो प्रक्रियात्मक न्याय को हम क्या कहते हैं? इसका ए, मतलब कानून की उचित प्रक्रिया, मतलब एक प्रोसेस के तहत जो न्याय होता है वो कानून की उचित प्रक्रिया होती है, मतलब उसका एक प्रोसेस होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रक्रिया। नेक्स्ट है, लिबर्टी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो 41 का राइट आंसर है ए, लिबरल से। इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारी चीज़ें, मतलब जो एक दो क्वेश्चन हमने लास्ट में डिस्कस किए, बट हाँ देख सकते हो। ठीक है। 42, जो स्वतंत्रता का निम्न में से कौन सा तत्व है? स्वतंत्रता का जो है निम्न में से कौन तत्व है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, स्वावलंबन, मतलब स्वावलंबन जो है ये स्वतंत्रता का एक तत्व है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है, यह मत किसका है? मतलब ये किसने कहा है जो कानून है वो स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है। ठीक है, आप अकॉर्डिंग टू लॉ चलिए। ठीक है, आप कानून के खिलाफ ना चलिए। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि जो कानून है ना वो स्वतंत्रता का विरोधी नहीं, स्वतंत्रता का मतलब वो मतलब उसकी आवाज़ को नहीं दबाता है, स्वतंत्रता का जो मतलब वो दुश्मन नहीं है। तो 43 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, कांट ने ये स्टेटमेंट दिया है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा देख लीजिए। फिर 44 का जो क्वेश्चन नंबर है वो है स्वतंत्रता एवं इसका जो डैश 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 परस्पर पूरक है। ठीक है, मतलब एक सिक्के के दो पहलू वाली कहानी कह सकते हो। तो 44 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, मतलब उत्तरदायित्व। ठीक है। नेक्स्ट, एक स्वतंत्रता के क्षेत्र में उदारवाद की क्या देन है? तो स्वतंत्रता के क्षेत्र में उदारवाद की क्या देन है? 45 का जो राइट आंसर है वो डी, मतलब संविधान व स्वतंत्रता की घोषणा, कानून का शासन, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, स्वतंत्रता के क्षेत्र में उदारवाद क्या है? मतलब स्वतंत्रता का जो चीज़ है उसके अंदर उदारवाद हम किसको कहते हैं? तो संविधानवाद को हम उदारवाद कहते हैं। संविधानवाद वो चीज़ होती है कि जिसके अंतर्गत जिसके मतलब
एक ऐसा आलेख या एक ऐसा जो एक दस्तावेज जिसके अकॉर्डिंग जो है किसी कंट्री में या किसी स्टेट में जो है वहाँ का मतलब उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं, ठीक है, उस प्रपत्ति के तहत, इसीलिए हम क्या कहते हैं उसको संविधानवाद कहते हैं, ठीक। कानून का शासन मतलब एक कानून के शासन के तहत जो चीज़ चलती है, स्वतंत्रता की घोषणा मतलब राइट टू फ्रीडम मतलब जो डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो ये सारे जो हैं स्वतंत्रता के क्षेत्र के उदारवाद की जो है देन है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता हम किसको समझते हैं, तो स्वराज्य मतलब हमको पूरी आज़ादी मिल जाए, मतलब हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता के जो तात्पर्य वो क्या है, स्वराज्य का है, ठीक। नेक्स्ट जो है सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। फिर 47 नंबर क्वेश्चन है कि सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है, तो सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों का होना, ठीक है। सकारात्मक स्वतंत्रता का ये जो यही अर्थ है कि अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंध का होना, मतलब कहीं अगर प्रतिबंध मतलब समझ रहे हैं, मतलब कहीं गलत बंदी ना करने से अच्छा है कहीं मतलब अच्छी जगह बंदी को, मतलब जहाँ पे जैसे कि लॉकडाउन है तो अभी ये जो बंद हुआ है ना, ये बंदी अच्छा है, ये प्रतिबंध अच्छा है, मतलब ऐसे ही नहीं कि बिना किसी रीजन के आप किसी प्रतिबंध लगा देना, ठीक है। तो वो प्रतिबंध की यहाँ पे बात की जा रही है, तो उसे हम सकारात्मक स्वतंत्रता बोलते हैं। तो अगर उचित प्रतिबंध लगाया गया ना तो तब भी वो एक तरीके से सकारात्मक स्वतंत्रता मतलब पॉजिटिव फ्रीडम है उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो लोहे की जंजीरों में जकड़ा नहीं, न जेल में बंदी, न दंड के भय से एक दास की भांति आतंकित है, चील की भांति उड़ान न भर सकने व व्हेल की भांति न तैर सकने को स्वतंत्रता का अभाव नहीं किया जा सकता है। हेल्वेटियस यह धारणा स्वतंत्रता को क्या बनाने में मतलब रखते हैं, स्वतंत्रता को क्या मानते हैं, ठीक है। तो 48 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, मतलब ऐसे आतंकित एवं बाह्य दोनों प्रकार के अवरोधों का अभाव मानती है जो व्यक्ति क्रिया में बाधा डालते हैं। क्वेश्चन आप समझ लीजिए चाहे इग्नोर कर दीजिए, क्वेश्चन ये नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला है, उसके अकॉर्डिंग कहा है कि हेल्वेटियस जो है यह धारणा स्वतंत्रता को क्या मानते हैं, मतलब यही कि एक आतंकित एवं बाह्य दोनों प्रकार के अवरोधों का अभाव मानती है जो व्यक्ति क्रिया में बाधा डालते हैं। नेक्स्ट है कि कानून एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, कानून एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, ये किसने स्टेटमेंट कहा है, ठीक है। तो 49 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ए, मतलब उदारवादियों ने ये स्टेटमेंट कहा है कि भाई जो हमारा जो आज़ादी, उदारवादी मतलब लिबरल लोग जो मतलब बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही लिबरल होते हैं, बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, बहुत लिबरल टाइप के लोग, ठीक है, बहुत ही नम्र टाइप के, तो ये कहते हैं कानून व स्वतंत्रता जो है एक दूसरे के विरोधी हैं, ठीक है, उनका ये स्टेटमेंट है उदारवादियों का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किससे नागरिक अधिकार माना जाता है, जो है नागरिक अधिकार जो हम किसे मानते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, मतलब नागरिक अधिकार मानते हैं। सार्वजनिक रोजगार का अधिकार ये भी अधिकार है, निर्वाचन में भाग लेने के निर्वाचित होने का अधिकार ये भी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार ये भी अधिकार है। बट यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन को मतलब फंडामेंटल राइट्स एक तरीके से मतलब कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में कि फंडामेंटल राइट क्या है, तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है वो क्या है, नागरिक अधिकार है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं इसको कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको हम नागरिक अधिकार मानते हैं। सार्वजनिक रोजगार का अधिकार ये नागरिक अधिकार नहीं है, समानता का जो अधिकार है वो अधिकार है, ठीक है, मतलब सभी को समान इक्वल ट्रीट करना, कहीं भी आने जाने से ना रोकना, कहीं भी मतलब जन्म लेने का अधिकार, जन्म धर्म जाति वंश लिंग के आधार पर आप किसी को कहीं जाने से नहीं रोक सकते, इवन आप जम्मू कश्मीर में भी जाने से नहीं रोक सकते हैं। जब तक कि जम्मू कश्मीर का जो एक विशेष स्पेशल जो स्टेट दिया गया था तब तक आप 370 के अंतर्गत आप उस वहाँ पे ना रह सकते थे, ना वहाँ पे बस सकते थे, मतलब ये चीज़ें ये नहीं थी, मतलब बाहरियों को वहाँ पे बसने की स्वतंत्रता नहीं थी। बट अब है, अब आप वहाँ जाकर के ज़मीन खरीद सकते हैं, वहाँ पे अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपना घर लेकर रह सकते हैं, सारी स्वतंत्रता आपको वहाँ पे मिल गई है, ठीक है। तो अब आप कर सकते हैं। तो हमारा जो चैप्टर 7 है वो ख़त्म हो गया है और चैप्टर 8 हम अभी स्टार्ट करेंगे 5 सेकंड के बाद में। अब चैप्टर नंबर 8 हम डिस्कस करेंगे पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान, मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा पाठ्यक्रम विकास का कौन सा प्रतिमान सबसे अच्छा है, पाठ्यक्रम विकास का करिकुलम डेवलपमेंट का कौन सा प्रतिमान सबसे अच्छा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेलर प्रतिमान। जो टेलर प्रतिमान है वो पाठ्यक्रम विकास का सबसे अच्छा प्रतिमान है। मूल्यांकन प्रतिमान, ठीक है, तो मूल्यांकन प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, ठीक है, शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, मतलब पाठ्यक्रम का सुधार एवं विकास प्रणाली विश्लेषण से करना, ठीक है। जो पाठ्यक्रम का सुधार व विकास जो है प्रणाली विश्लेषण से करना, ये इसमें मूल्यांकन प्रतिमान में शामिल नहीं है। शिक्षण उद्देश्यों का प्रतिमान
प्रतिपादन, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीखने के अनुभवों का सृजन, बालकों में होने वाले व्यवहार परिवर्तनों का मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। नेक्स्ट है कि किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार क्रिया को ढालने तथा क्रिया की ओर निर्देशित करने की प्रक्रिया मॉडल या प्रतिमान है। किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार क्रिया को ढालने तथा क्रिया की ओर निर्देशित करने की प्रक्रिया जो है मॉडल या प्रतिमान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, मतलब हेनरी सिसिल बिल्ड ने ये स्टेटमेंट बोला है। किसने? हेनरी सिसिल बिल्ड ने। ओके। नेक्स्ट है कि पाठ्यक्रम में किसे महत्व नहीं दिया जाता है। पाठ्यक्रम में हम किसे महत्व नहीं देते हैं, तो ये क्या है? व्यवहार को महत्व नहीं देते हैं, परिस्थितियाँ, प्रक्रिया और उद्देश्य को महत्व देते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मानववादी पाठ्यक्रम कहा जाता है? मानववादी पाठ्यक्रम किसे कहते हैं हम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदर्श प्रतिभान को हम क्या कहते हैं? मानववादी पाठ्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रतिमान के अंतर्गत समाहित है? कौन मूल्यांकन प्रतिमान के अंतर्गत समाहित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, मतलब व्यवहार प्रतिमान के अंतर्गत। जो व्यवहार प्रतिमान है वो मूल्यांकन प्रतिमान के अंतर्गत ही समाहित है। नेक्स्ट है कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का विकास, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का विकास किस प्रतिमान से हुआ है? तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का जो प्रतिमान है वो परिस्थिति प्रतिमान के आधार पर हुआ है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, सरण पाठ्यक्रम प्रतिमान कब विकसित किया गया है? तो सरण पाठ्यक्रम प्रतिमान जो है ये विकसित किया गया है कब? 1976 में। ठीक है, सरण पाठ्यक्रम जो प्रतिमान है कब विकसित किया? 1976 में। 9 नंबर क्वेश्चन है, अदा, प्रक्रिया, प्रदा किस प्रतिमान के प्रमुख पक्ष हैं? जो अदा है, प्रक्रिया है और जो प्रदा है, किस प्रतिमान के प्रमुख पक्ष हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, सरण के। ठीक है, जैसे कि हमने भी सरण पाठ्यक्रम प्रतिमान तो कब हुआ था? 1976 में। इसको जो प्रतिपादन के जो प्रमुख पक्ष हैं वो क्या हैं? वो अदा, प्रक्रिया और प्रदा हैं। ठीक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिमान अध्यापकों को पाठ्यक्रम का मुख्य आधार मानता है? कौन सा प्रतिमान अध्यापकों को पाठ्यक्रम का मुख्य आधार मानता है? तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, जमीनी, मतलब कौन सा प्रतिमान जो जमीनी प्रतिमान है वो अध्यापकों को पाठ्यक्रम का मुख्य आधार मानता है। ठीक। नेक्स्ट निम्नलिखित में से जमीनी प्रतिमान का गुण नहीं है। तो जमीनी प्रतिमान का गुण क्या नहीं है? तो अंतर्वस्तु का चयन नहीं है। ठीक है, जमीनी प्रतिमान का जो गुण नहीं है वो अंतर्वस्तु का चयन नहीं है। तो व्यापक प्रतिमान है, उसका विशेष समस्याओं का समाधान है और बाल केंद्रित होना है। जमीनी प्रतिमान क्या है? बाल केंद्रित है, विशेष समस्याओं का समाधान है और व्यापक प्रतिमान है, अंतर्वस्तु का चयन नहीं है। ठीक है, हिल्डा टाबा के पाठ्यक्रम प्रतिमान के सोपानों में कौन समाहित नहीं है? तो हिल्डा टाबा के पाठ्यक्रम प्रतिमान के सोपानों में कौन समाहित नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा निर्देशन देना। ठीक है, निर्देशन देना जो क्या है? हिल्डा टाबा के पाठ्यक्रम प्रतिमान के सोपानों में कौन समाहित नहीं है? तो निर्देशन देना समाहित नहीं है। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम का कौन सा प्रतिमान सबसे प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का सी, मतलब प्रशासनिक प्रतिमान जो है वो सबसे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा अधिकांशतः किस पाठ्यक्रम प्रतिमान का अनुसरण किया जाता है? मतलब जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं उनके द्वारा जो कौन सा ऐसा करिकुलम होता है उसको हम वो सबसे ज़्यादा मानते हैं। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रशासनिक प्रतिमान को मानते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्रतिमान में विशिष्ट उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जाती है। इनमें से किस प्रतिमान में विशिष्ट उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जाती है? तो 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, सरण प्रतिमान को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, प्रदर्शन प्रतिमान में कितने सोपान समाहित हैं? जो प्रदर्शन प्रतिमान है उसमें कितने सोपान समाहित हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले, 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 का बी, मतलब 3 जो है प्रतिमान जो है समाहित हैं। ठीक है, प्रदर्शन जो प्रतिमान है वो 3 समाहित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जमीनी प्रतिमान की विशिष्टता नहीं है? तो जमीनी प्रतिमान की विशिष्टता कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है प्रसिद्धि होना। ठीक, हमने अभी जो ऊपर पढ़ा था वो क्या था? बाल केंद्रित था, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण था, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाना। ठीक है, ये 3 हैं। नेक्स्ट है कि किस प्रतिमान में मूल्यांकन का विशिष्ट महत्व है? किस प्रतिमान में मूल्यांकन का विशिष्ट प्रतिमान है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, हिल्डा टाबा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, मतलब ये हिल्डा टाबा जो है इससे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। सरण का और हिल्डा टाबा जो है ये आप इंपॉर्टेंट है, इसका जो स्टेटमेंट जो क्वेश्चन हैं वो आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, सबसे पुराना पाठ्यक्रम प्रतिमान कौन सा है? तो सबसे पुराना पाठ्यक्रम प्रतिमान कौन सा है? जमीनी पाठ्यक्रम प्रतिमान। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम के जमीनी प्रतिमान का अवगुण है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 का सी, मतलब लंबी प्रक्रिया पर आधारित। देखिए, कौन सा पाठ्यक्रम जमीनी प्रतिमान का अवगुण है? तो लंबी प्रक्रिया पर आधारित जो है ये अवगुण है, मतलब ये नहीं है। बाल केंद्रित है, बेहतर परिणाम देना है, व्यापक प्रतिमान है, लेकिन लंबी प्रक्रिया पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट है कि पाठ्यक्रम के
प्रशासनिक प्रतिमान के सोपान में क्या समाहित नहीं है? पाठ्यक्रम के प्रशासनिक प्रतिमान के सोपान में क्या समाहित नहीं है? तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण जो है वो समाहित नहीं है प्रशासनिक प्रतिमान के सोपान में। ठीक है, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण समाहित नहीं है। योजना बनाना, निर्देशन देना, प्रशासन करना इसमें समाहित है, सोपान में समाहित है। नेक्स्ट है कि किस पाठ्यक्रम प्रतिमान की प्रक्रिया निम्न से उच्च स्तर की होती है? कौन सा ऐसा पाठ्यक्रम जिसकी जो प्रक्रिया है वो निम्न से उच्च स्तर मतलब बेसिक से हायर पे होती है? तो 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, जमीनी। ठीक है, जमीनी में ऐसा होता है। नेक्स्ट है कि जो जमीनी पाठ्यक्रम होता है उसमें क्या होता है? निम्न से उच्च स्तर की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है कि कौन सा पाठ्यक्रम प्रतिमान प्रतिपुष्टि पर प्रभावी नियंत्रण रखता है? तो कौन सा पाठ्यक्रम प्रतिमान प्रतिपुष्टि पर प्रभावी नियंत्रण रखता है? 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, प्रशासनिक जो प्रतिमान है, पाठ्यक्रम प्रतिमान है, जो पाठ्यक्रम प्रशासनिक पाठ्यक्रम जो है उसमें प्रतिमान पुष्टि पर प्रभावी नियंत्रण रखता है। ठीक है, मतलब प्रशासनिक पाठ्यक्रम पे। नेक्स्ट है कि सरण पाठ्यक्रम प्रतिमान में क्या शामिल नहीं है? जो सरण पाठ्यक्रम प्रतिमान है उसमें क्या शामिल नहीं है? तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, मतलब बाल केंद्रित पाठ्यक्रम ये नहीं है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, वो जमीनी पाठ्यक्रम है, वो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है। 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा निम्न में से किस प्रतिमान का दृष्टिकोण लोकतांत्रिक है? 25 का राइट आंसर क्या है? किस प्रतिमान का दृष्टिकोण है वो लोकतांत्रिक है? इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमीनी। ठीक है, जो जमीनी प्रतिमान है इसका जो है दृष्टिकोण वो है क्या है? लोकतांत्रिक। चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जितने भी हम कर पाएंगे करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको क्लासेस खत्म करनी है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करना है आज के आज। ओके। चैप्टर 9 सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है कि जीवन में ज्ञान के व्यवस्थित प्रयोग करने की विधि को क्या कहते हैं? जीवन में ज्ञान के व्यवस्थित प्रयोग करने की विधि को क्या कहते हैं? व्यवस्थित प्रयोग। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तकनीकी। ठीक है, टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है किसका कथन है कि तकनीकी वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोगात्मक लक्ष्यों में, जस्ट अ सेकेंड, किसका कथन है कि तकनीकी वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोगात्मक लक्ष्यों में प्रयोग है? तकनीकी वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोगात्मक लक्ष्यों में प्रयोग है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ब्लूमर जैकोटा ने ये स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट है किसका कथन है कि तकनीकी विज्ञान में कला का प्रयोग है? ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो है वो ऑफिस ने ये स्टेटमेंट बोली है। ठीक है, कि जो तकनीकी विज्ञान में जो है कला का प्रयोग है, तकनीकी जो है विज्ञान में कला का प्रयोग है। ओके, शैक्षिक तकनीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रायन मोर ने शैक्षिक तकनीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। फिफ्थ का राइट आंसर क्वेश्चन है कि शैक्षिक तकनीकी का जो शिक्षण मशीन के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? शैक्षिक तकनीकी का शिक्षण मशीन के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिडनी एल प्रेसे ने। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अनुक्रमित अधिगम केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, 1966 में इलाहाबाद में अनुक्रमित अधिगम केंद्र की स्थापना हुई। मानव सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान की प्रक्रिया का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी है, ये शब्द किसके हैं? मानव सीखने की परिस्थितियों में, मानव जो है वो सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान की प्रक्रिया का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी है, ये स्टेटमेंट जो है वो रॉबर्ट ए कॉक्स का है। ठीक है, किसका? रॉबर्ट ए कॉक्स। 8 नंबर, ज्ञान के व्यवहार में विनियोग ही शैक्षिक तकनीकी है। ज्ञान के व्यवहार में विनियोग ही शैक्षिक तकनीकी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, E.M. बूटर। ठीक है, इन्होंने परिभाषा दी है। नेक्स्ट, डेविज ने अपनी पुस्तक में शैक्षिक तकनीकी 3 प्रकार बताए हैं। तो जो डेविज है उन्होंने अपनी पुस्तक में शैक्षिक तकनीकी के 3 प्रकार बताए हैं, वो कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, प्रणाली, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, तीनों। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिल्वरमैन ने हार्डवेयर को कहा है, क्या कहा है सिल्वरमैन ने हार्डवेयर को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरपेक्ष तकनीकी कहा है। ठीक है, 11 का आंसर क्वेश्चन है कि शिक्षण तकनीकी में शामिल होते हैं। तो शिक्षण तकनीकी में क्या शामिल होते हैं? पाठ्य पुस्तक शामिल होते हैं। सिल्वरमैन ने सॉफ्टवेयर को कहा है, सिल्वरमैन ने सॉफ्टवेयर को क्या कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रक्रिया तकनीकी कहा है। सिल्वरमैन ने सॉफ्टवेयर को प्रक्रिया तकनीकी कहा है, प्रोसेस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है कि डेविज के अनुसार शिक्षण तकनीकी की विषय वस्तु में शामिल नहीं है। डेविज के अनुसार शिक्षण तकनीकी की विषय वस्तु में क्या शामिल नहीं है? मतलब जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उस विषय उसमें क्या शामिल नहीं है? तो 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, मतलब व्यवस्था
और नियोजन, अग्रसारण एवं निपसरण मतलब उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो है अनुदेशन तकनीकी का अर्थ है। अनुदेशन तकनीकी का अर्थ है, इसका अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर है 14 का ये क्या हो जाएगा, ए, सूचना को प्रभावशाली बनाना। अनुदेशन तकनीकी का जो अर्थ क्या है, सूचना को प्रभावशाली बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है कि अनुदेशन तकनीकी में क्या होता है। अनुदेशन तकनीकी में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है ज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, व्यवहारात्मक विकास, समझ विकास, उपरोक्त सभी, डी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो 15 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ज्ञानात्मक विकास होता है अनुदेशन तकनीकी में। नेक्स्ट है कि व्यवहार तकनीकी आधारित है। ठीक है, तो व्यवहार तकनीकी जो है किसके सिद्धांत पर आधारित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्यवहार तकनीकी जो है वो किस पर आधारित है, स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर। नेक्स्ट है कि अनुदेशन प्रारूप में शामिल है। अनुदेशन प्रारूप में शामिल क्या है, संप्रेषण तकनीकी, संप्रेषण नियंत्रण, प्रशिक्षण मनोविज्ञान, प्रणाली उपगम या फिर डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये तीनों शामिल है, संप्रेषण, प्रतिक्षण और प्रणाली उपगम। नेक्स्ट है कि प्रशिक्षण मनोविज्ञान के समर्थक हैं। जो प्रशिक्षण है प्रशिक्षण मनोविज्ञान के समर्थक कौन है इसमें, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 18 का वो हो जाएगा बी, ग्लेसर तथा गैने जो हैं ये क्या है, प्रशिक्षण मनोविज्ञान के समर्थक हैं, ग्लेसर तथा गैने। नेक्स्ट है कि संप्रेषण प्रारूप के जन्मदाता हैं। तो संप्रेषण प्रारूप के जन्मदाता कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मिथ एंड स्मिथ जो हैं इस संप्रेषण प्रारूप के जन्मदाता हैं। कैनीथ तथा अनलिन का जो संबंध है, कैनीथ तथा अनलिन का जो संबंध है वो प्रणाली विश्लेषण से है। ठीक है, किसका है, प्रणाली विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, प्रणाली विश्लेषण। नेक्स्ट है कि शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र को अदा, प्रक्रिया तथा प्रदा में किसने बांटा है। अदा, प्रक्रिया तथा प्रदा में किसने बांटा, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन किसने किया ये हमने नहीं किया, तो इसका किसने किया है, ये अनविन ने। ठीक है, किस शैक्षिक तकनीकी के जो क्षेत्र है उसको अदा, इनपुट, प्रक्रिया, प्रोसेस, प्रदा, आउटपुट। ठीक है, इन 3 चीज़ों में बांटा है। नेक्स्ट है कि मॉरिसन जो है वो मॉरिसन कक्षा समानार्थी हैं। 22 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रजातांत्रिक शिक्षण के मॉरिसन जो है वो कक्षा समानार्थी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रजातांत्रिक शिक्षण के जो समर्थक हैं वो क्या है, प्रजातांत्रिक शिक्षण के समर्थक हैं वो कौन है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए, गेज। गेज जो है क्या है, प्रजातांत्रिक शिक्षण के समर्थक हैं। नेक्स्ट है कि हस्तक्षेप रहित शिक्षण के समर्थक हैं। तो हस्तक्षेप रहित शिक्षण के समर्थक कौन है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रूवेकर, मतलब डी। जो हस्तक्षेप रहित शिक्षण के समर्थक हैं वो क्या है, ब्रूवेकर। नेक्स्ट है कि किसका कथन है कि शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन तथा प्रोत्साहन है। जो शिक्षण जो है वो सीखने के लिए प्रेरणा जो है वो पथ प्रदर्शन तथा प्रोत्साहन है। तो 25 का राइट आंसर है सी, किसने कहा है, रायवर्न ने। ठीक है, जो शिक्षण है वो सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन तथा प्रोत्साहन, जो प्रेरणा है वो पथ प्रदर्शन तथा प्रोत्साहन है। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो किसका स्टेटमेंट है कि शिक्षण शिक्षक तथा बालक के विषय में स्थापित किए जाने वाला संबंध है। जो शिक्षण है वो एक टीचर और एक स्टूडेंट के जो बीच का जो रिलेशन है वो स्थापित होता है। तो किसने स्टेटमेंट बोला है, 26, इसका राइट आंसर रायबर्न ने भी ये स्टेटमेंट दिया है। मतलब ये क्वेश्चन जो है ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 25, 26। नेक्स्ट है कि शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया है। तो शिक्षण सूत्रों का जो प्रतिपादन है वो किसने किया है, स्पेंसर ने। शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया है, स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका कथन है सीखना विकास है। भाई किसने सब स्टेटमेंट दिया है कि जो सीखना है वो विकास है, तो नेक्स्ट है कि वुडवर्थ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है सीखना उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। जो सीखना है वो उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो उसका 29 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, मतलब स्किनर ने स्टेटमेंट। देखिए मैं यहाँ पे एक बात समझाना चाहूँगा, जो ये छोटे छोटे स्टेटमेंट है ना ये आप कहीं लिख लीजिए, ठीक है, और उसके सामने आप उनके नाम लिख लीजिए और अपनी वॉल पे चिपका लीजिए, एकदम स्टिक कर लीजिए और इनको बार बार देखिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक एक क्वेश्चन का एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए कोई भी लापरवाही मत करें। जो ये स्टेटमेंट छोटे छोटे हैं आप इसको देख लें और तुरंत नोट डाउन कर लें। बुक पेन लेके बैठा करें, ठीक है, रजिस्टर और पेन लेके बैठा करें, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और उसके बाद स्टेटमेंट नोट करें, उसका आंसर नोट करें, ठीक है, और उसके बाद में उसको अपने मतलब सामने टेबल स्टडी के सामने लगा लें। नेक्स्ट है कि बोध में प्रत्यक्ष की समझ शामिल होती है। बोध स्तर प्रतिमान किसने दिया है। तो 30 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मॉरिसन ने। मॉरिसन ने क्या किया, बोध में प्रत्यक्ष की समझ शामिल होती है, तो बोध स्तर प्रतिमान मॉरिसन ने दिया है।
31 का जो क्वेश्चन है, जब ज्ञान को व्यवहारिक प्रयोग के संदर्भ में शिक्षण किया जाता है तो उसको चिंतन स्तर का शिक्षण कहते हैं। जब ज्ञान को व्यवहारिक प्रयोग के संदर्भ में शिक्षण किया जाता है तो उसको चिंतन स्तर का शिक्षण कहते हैं। तो 31 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। ठीक है, मतलब हंट ने ये स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट है कि किसका कथन है कि नीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधियाँ होती हैं। जो नीतियाँ हैं वो शिक्षण की व्यापक विधियाँ होती हैं, ये किसने कहा है? डेविस ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि विधि से तात्पर्य क्या है। विधि से तात्पर्य क्या है? छात्रों को प्रेरित करना, छात्रों को अनुशासन में रखना, शिक्षा का उदाहरण देना, या फिर पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण का तरीका। तो विधि क्या है, मतलब प्रोसेस क्या है? तो पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण का तरीका जो है वो विधि है। नेक्स्ट है कि 34 का व्याख्यान, प्रदर्शन, निर्देशन, अभिक्रमित अधिगम आदि किस प्रकार की शिक्षण विधियाँ हैं। तो 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सहयोगी। ठीक है, मतलब सहयोगी जो है ये शिक्षण विधियाँ हैं। ठीक है, एक तरीके से हेल्पिंग वाली जो हैं ये एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट है कि प्रश्नोत्तर, सामूहिक वाद विवाद, अन्वेषण, ऐतिहासिक खोज, दत्तक कार्य, योजना आदि किस प्रकार की विधियां हैं। तो 35 का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रजातांत्रिक। ठीक है, मतलब जो प्रश्नोत्तर, सामूहिक वाद विवाद, अन्वेषण, ऐतिहासिक खोज, दत्तक कार्य, योजना आदि जो हैं ये प्रजातांत्रिक जो हैं विधियां हैं। शिक्षण के चर हैं, तो 36 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी, मतलब उपरोक्त सभी। शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, ये क्या हैं? शिक्षण के चर हैं। शिक्षण चरों के 3 कार्य हैं। शिक्षण चरों के 3 कार्य। तो 37 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त तीनों। निदान, उपचार, मूल्यांकन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? डी। ठीक है, नेक्स्ट है कि शिक्षण चरों के 3 कार्य हैं। तो सॉरी, निदान का जो संबंध है इसका तीनों हो जाएगा, निदान, उपचार, मूल्यांकन। नेक्स्ट, निदान का संबंध क्या है? निदान का संबंध किससे है? शिक्षण से, शिक्षक से। ठीक है, शिक्षक से निदान का संबंध है। शिक्षक जो है वो किसी भी समस्या का निदान कर सकता है। तो निदान का संबंध क्या है? शिक्षक से। उपचार का अर्थ है, उपचार का अर्थ क्या है? उपचार का जो अर्थ है वो छात्र की कठिनाइयों को दूर करना। ठीक है, यही उपचार का अर्थ, मतलब उपचार वही, मतलब मरहम पट्टी वगैरह करना। तो इस परिप्रेक्ष्य में क्या है? छात्र की जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करना ही उपचार का अर्थ है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना जो है आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। कथन किसका है? 40 नंबर, इसका राइट आंसर है आपका क्रो एंड क्रो का। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि शिक्षण के स्तर होते हैं। शिक्षण के स्तर कितने होते हैं? तीनों, चिंतन, बोध और ज्ञान। ठीक है, शिक्षण के स्तर 3 होते हैं, ज्ञान, बोध और चिंतन। नेक्स्ट है कि स्मृति स्तर का बोध, स्मृति स्तर का संबंध केवल सूचनाओं को धारण करने से होता है। स्मृति स्तर का संबंध केवल सूचनाओं को धारण करने से होता है। यह सबसे निम्न स्तरीय शिक्षण है। इसके प्रणेता कौन है? ये स्टेटमेंट किसने कहा है? तो मॉरिसन ने स्टेटमेंट बोला है। नेक्स्ट है कि ऐतिहासिक खोज विधि के जन्मदाता हैं। ऐतिहासिक खोज विधि के जन्मदाता हैं कौन? बी, ब्रूनर। ठीक है, नेक्स्ट है अन्वेषण विधि के जन्मदाता हैं। 44 का राइट आंसर क्या है? आर्मस्ट्रांग। ठीक है, अन्वेषण विधि के जन्मदाता कौन है? आर्मस्ट्रांग। 46 का जो क्वेश्चन है वो है अभिक्रमित अधिगम शिक्षण की कला तथा विज्ञान है। अभिक्रमित अधिगम शिक्षण की कला तथा विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर। ठीक है, ये क्वेश्चन हम शायद पहले पढ़ चुके हैं VHSTC में। नेक्स्ट है कि लघुपद सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, तत्काल प्रतियुक्ति सिद्धांत, स्वगति सिद्धांत, छात्र परीक्षण सिद्धांत, यह किससे संबंधित है? जो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दोबारा पढ़ लेना अच्छे से अपनी समझ के लिए। तो ये क्वेश्चन का जो स्टेट, मतलब लघुपद सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, तत्काल प्रतियुक्त सिद्धांत, स्वगति सिद्धांत, छात्र परीक्षण सिद्धांत, ये किससे संबंधित है? ठीक है, सारे के सारे जो किससे संबंधित हैं, तो इसका हो जाएगा अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित है। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन से ये सारे सिद्धांत संबंधित हैं। वह उद्दीपक जो किसी अनुक्रिया के बाद दिए जाने पर उस अनुक्रिया की होने की संभावना को बढ़ा देता है। वह उद्दीपक जो किसी अनुक्रिया के बाद दिए जाने पर उस अनुक्रिया की होने की संभावना को बढ़ा देता है, क्या कहलाते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर क्या है? पुनर्बलन। ठीक है, नेक्स्ट है कि टाइप टोकन रेशो से मूल्यांकन किया जाता है। टाइप टोकन रेशो से मूल्यांकन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है? रुचि का। ठीक है, नेक्स्ट है कि अभिक्रमित अनुदेशन के आधुनिक स्वरूप को विकसित किया है। 49 का राइट आंसर क्या है? डी, मतलब अनुक्रमित एजुकेशन के आधुनिक स्वरूप को विकसित किया है। तो 5 प्रकार के रूप हैं जिनको विकसित किया है। नेक्स्ट है कि अभिक्रमित अनुदेशन के आधुनिक स्वरूप को विकसित किया है। किसने किया है विकसित? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुसन मार्कल ने। ठीक है, यहाँ पे 5 प्रकार के अभिक्रमित अनुदेशन हैं और यहाँ पे जो क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन सेम है बट यहाँ पे टाइप पूछ रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 5 प्रकार के हैं। नेक्स्ट है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को विकास किया है। तो 51 का राइट आंसर क्या है? स्किनर ने। ठीक है,
रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को स्किनर ने उसका डेवलपमेंट किया। साखी अभिक्रमित अनुदेशन को किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्राउडर ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि निदान तथा उपचार किस अभिक्रम की विशेषता है? निदान तथा उपचार किस अभिक्रम की विशेषता है? तो साखी अभिक्रम की विशेषता है। नेक्स्ट है कि ग्रह पृष्ठ तथा त्रुटि पृष्ठ होते हैं। जो ग्रह पृष्ठ हैं तथा त्रुटि पृष्ठ जो हैं उनका राइट आंसर मतलब वो क्या होते हैं, किसने कहा? वो साखी अभिक्रम के जो हैं वो अंदर होते हैं, साखी अभिक्रम के अंतर्गत होते हैं। ठीक है। ग्रह पृष्ठ तथा त्रुटि पृष्ठ साखी अभिक्रम के वो अंतर्गत होते हैं। मैथेटिक्स जो शब्द का अर्थ क्या है? मैथेटिक्स शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? सीखना। ओके। मैथेटिक्स के तत्व क्या हैं? तो मैथेटिक्स के जो तत्व हैं वो क्या हैं? उपरोक्त तीनों, उन्मुक्ति, अनुबोधन और प्रदर्शन। नेक्स्ट है कि मैथेटिक्स में सीखने की दिशा होती है। मैथेटिक्स में सीखने की जो दिशा है वो कैसे होती है? तो कठिन से सरल की तरफ होती है। ठीक है। कठिन से सरल की तरफ मतलब सरल से कठिन की तरफ नहीं, कठिन से सरल की तरफ मैथेटिक्स में सीखने की दिशा होती है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि रेखीय अभिक्रम में नहीं होते हैं। रेखीय अभिक्रम में क्या नहीं होते हैं? मूल्यांकन पद। अभ्यास पद होंगे, शिक्षण पद होंगे, प्रस्तावना पद होंगे, लेकिन मूल्यांकन जो पद हैं वो रेखीय अभिक्रम में नहीं होते हैं। 59 का जो क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ कब तथा किसने किया? सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। ठीक है। जो प्रारंभ है वो कब और किसने किया? तो 1961 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, कीथ एचिसन तथा वुश तथा एलन ने। ठीक है। कीथ एचिसन एंड वुश तथा एलन ने। फिर नेक्स्ट है कि 60 नंबर की किसका कथन है? यह सूक्ष्म निरीक्षण मतलब यह अधिगम का लघु रूप होता है जिसमें कक्षा, समय तथा आकार कम होता है। जो सूक्ष्म शिक्षण है वो अधिगम का एक लघु स्वरूप होता है। जो माइक्रो टीचिंग है वो अधिगम का एक मतलब सीखने का एक छोटा सा रूप होता है जिसमें कक्षा, समय तथा आकार कम होता है। तो 60 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कि DW एलन ने ये स्टेटमेंट दिया है। इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है यह एक उपचारात्मक योजना है जो छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाती है। यह एक उपचारात्मक योजना है जो छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाती है। तो 61 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग पुस्तक किसने लिखी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग किसने लिखी? एलन एंड रॉयन ने। ठीक है। तो हमारे चैप्टर जो है वो 9 कंप्लीट हो गया है। ठीक है। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस थे। मान के चलिए ये जो हम लोग पिछले के 5 चैप्टर करते थे उसके ये आज मान लीजिए 5 चैप्टर हो गए हैं, बट हम लोगों के 7 8 9 3 चैप्टर हुए हैं। 10th चैप्टर अभी हम करेंगे। चैप्टर नंबर 10 हम लोग डिस्कस करेंगे अब। पाठ्यक्रम विकास हेतु शैक्षिक व व्यावसायिक क्षेत्र में नए आयाम। पाठ्यक्रम विकास हेतु शैक्षिक व व्यावसायिक क्षेत्रों में नए आयाम। ठीक है। मतलब न्यू डायमेंशंस इन एजुकेशन एंड वोकेशनल एरियाज फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। ओके। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि पाठ्यक्रम जिसकी अवहेलना करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह जिसका समर्थन करता है। पाठ्यक्रम जिसकी अवहेलना करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह जिसका समर्थन करता है। नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, मतलब शून्य पाठ्यक्रम हम कहते हैं। ठीक है। शून्य पाठ्यक्रम से संबंधित है कि जिसकी जितनी अवहेलना करता है वो उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि वह जिसका समर्थन करता है। नेक्स्ट है कि पाठ्यक्रम की क्रियान्वितकारी राजनीतियों के बारे में निर्णय लेने हेतु दर्शन शास्त्र की किस शाखा की प्रत्यक्ष रूप में प्रासंगिकता है? 22 का राइट आंसर है ज्ञान मीमांसा। पाठ्यक्रम की क्रियान्वितकारी राजनीतियों के बारे में निर्णय लेने हेतु दर्शन शास्त्र की जो शाखा है वो प्रत्यक्ष रूप में प्रासंगिकता है, मतलब किस शाखा की प्रासंगिकता है? तो ज्ञान मीमांसा की जो शाखा है उसकी प्रासंगिकता है। नेक्स्ट है कि पाठ्यक्रम का विकास आवश्यक रूप से है। पाठ्यक्रम का विकास जो है आवश्यक रूप से क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एक अंतहीन प्रक्रिया। चैप्टर नंबर 10 पाठ्यक्रम विकास हेतु शैक्षिक व व्यावसायिक क्षेत्रों में नए आयाम। न्यू डायमेंशंस इन एजुकेशनल एंड वोकेशनल एरियाज फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है। चैप्टर 10 है। इसमें टोटल चैप्टर जो है वो 20 चैप्टर्स हैं। ठीक है। तो कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द इसको ख़त्म करें। ठीक है। तो आज शाम को या फिर कल सुबह मॉर्निंग तक ये जो है ख़त्म हो जाएगा। डोंट वरी। ठीक है। तो पाठ्यक्रम जिसकी अवहेलना करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह जिसका समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम की क्रियान्वितकारी राजनीतियों के बारे में निर्णय लेने हेतु दर्शन शास्त्र की किस शाखा की प्रत्यक्ष रूप में प्रासंगिकता है? पाठ्यक्रम की क्रियान्वितकारी राजनीतियों के बारे में निर्णय लेने हेतु दर्शन शास्त्र की किस शाखा की प्रत्यक्ष रूप की प्रासंगिकता है? तो क्या है? ज्ञान मीमांसा। नेक्स्ट है कि पाठ्यक्रम का विकास आवश्यक रूप से है।
पाठ्यक्रम का जो विकास है वो आवश्यक रूप से क्या है, एक अंतहीन प्रक्रिया। ओके। नेक्स्ट है कि समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों की दृष्टि से किस में गुणात्मक विकास की सतत खोज की जाती है। तो फोर्थ का जो राइट आंसर वो हो जाएगा शिक्षा में। ठीक है, शिक्षा में हम क्या करते हैं, जो घटित होने वाली परिवर्तन, जो समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों की दृष्टि से गुणात्मक विकास की हम खोज करते हैं। नेक्स्ट है कि एक सार्थक पाठ्यक्रम को किसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, समाज के, बी के। ठीक है, मतलब बी जो है समाज के, समाज जो भी राइट आंसर है, मतलब समाज के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसको इस प्रकार की शिक्षा की रचना करनी होगी जो असमानता के विरुद्ध संघर्ष कर सके। 6 का राइट आंसर है आपका पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम जो है वो ऐसी शिक्षा, मतलब इसको जो है इस प्रकार की शिक्षा की रचना करनी होगी जो असमानता के विरुद्ध कर सके। तो पाठ्यक्रम के माध्यम से हम ऐसी चीज़ कर सकते हैं, ऐसा पाठ्यक्रम हम बना सकते हैं जिससे हम असमानता के विरुद्ध मतलब जो है लड़ाई लड़ सकें और असमानता को ख़त्म कर सकें। इनमें से कौन सा स्तंभ पाठ्यक्रम के विकास हेतु नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, व्यवहारिकता। ठीक है, प्रासंगिकता, उत्कृष्टता, समानता, ये तीनों हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय भावना एवं राष्ट्रीय पहचान के लिए क्या आवश्यक है। 8 का राइट आंसर आपका शिक्षा है। ठीक है, शिक्षा जो है ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। शिक्षा को किस प्रकार की भूमिका एक साथ निभानी पड़ती है। परंपरा संरक्षण, गतिशीलता एवं बी दोनों, या निगरानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, मतलब सी, और परंपरा संरक्षण व गतिशीलता। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि परिवर्तन उन्मुखी प्रौद्योगिकी और देश की सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता के बीच क्या लाया जा सकता है। परिवर्तन उन्मुखी प्रौद्योगिकी मतलब जो चेंजिंग टेक्नोलॉजी जो है वो, और देश की सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता के बीच क्या लाया जा सकता है। 10 का राइट आंसर है वो सी, मतलब सुंदर संश्लेषण और समन्वय। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रीय एकता को विकसित कर सकते हैं। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा, बी, शिक्षा। राष्ट्रीय एकता को विकसित कर सकती है तो क्या है, शिक्षा। कौन सी पाठ्यचर्या क्षेत्र, भाषा, लिंग आदि से उत्पन्न मतभेदों को सहन करने की क्षमता का किसी भी समय उपेक्षा या अवहेलन नहीं कर सकती है। कौन सी पाठ्यचर्या क्षेत्र, भाषा, लिंग आदि से उत्पन्न मतभेदों को सहन करने की क्षमता का किसी भी समय उपेक्षा या अवहेलन नहीं कर सकती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है कि पाठ्यक्रम में किस ज्ञान का समीकरण होना चाहिए। ठीक है, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, स्वदेशी ज्ञान का समीकरण होना चाहिए। समीकरण मतलब उसमें मिला हुआ। ठीक है, स्वदेशी ज्ञान होना चाहिए। कौन स्वदेशी ज्ञान में निहित विराट शक्तियों, उसकी गहराई, प्रासंगिकता से अपरिचित है जो इसे जान सके। कौन स्वदेशी ज्ञान में निहित विराट शक्तियों, उसकी गहराई व प्रासंगिकता से अपरिचित है जो इसे जान सके। 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा छात्र। ठीक है, छात्रों को बताने के लिए सारी चीज़ें की जाती हैं। पाठ्यक्रम में नए आयाम का तात्पर्य किसको सार्थक अनुभव देने वाली तथा समाहित करने वाली शिक्षा प्रदान करना है। तो बच्चों को होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पाठ्यक्रम के विकास के संबंध में शैक्षिक व व्यावसायिक आयाम है। पाठ्यक्रम के विकास के संबंध में शैक्षिक व व्यावसायिक आयाम है। तो मतलब कौन सा ऐसा पाठ्यक्रम है जिसके उसमें विकास में जो है शैक्षिक तथा व्यावसायिक आयाम आते हैं। तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब मूल विकास हेतु शिक्षा और जीवन कौशल शिक्षा से संबंधित। ठीक है, मतलब एक तरीके से स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम एजुकेशन को समझ सकें, और मूल्य विकास मतलब वैल्यू डेवलपमेंट। ठीक है, इन दोनों चीज़ों। नेक्स्ट है कि किसको भारतीय स्वदेशी प्रणाली में ज़्यादा मान्यता मिली है। किसको भारतीय स्वदेशी प्रणाली में ज़्यादा मान्यता मिली है, इसका जो है पाठ्यक्रम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम को भारतीय स्वदेशी प्रणाली में ज़्यादा मान्यता मिली है। किस क्षेत्र को आयुर्वेद को तुलनात्मक रूप से अधिक मान्यता मिली है। किस क्षेत्र को आयुर्वेद को तुलनात्मक रूप से अधिक मान्यता मिली है। तो 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, मनोवैज्ञानिक और चिकित्सा को। ठीक है, मनोवैज्ञानिक और चिकित्सा को, साइकोलॉजिकल और मेडिकल। ठीक है, किनके क्षेत्र में किनके क्षेत्र में समांतर स्वदेशी पारस्परिक ज्ञान प्रणाली कहा जाता है। किनके क्षेत्र में समांतर स्वदेशी पारस्परिक ज्ञान प्रणाली कहा जाता है। तो 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ज्ञान को। ठीक है, ज्ञान को क्या कहते हैं, समांतर स्वदेशी पारंपरिक ज्ञान प्रणाली। आज नई सदी में किसको अनेक अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज की जो सदी है उसमें किसको सामना करना पड़ रहा है, तो देश को। नेक्स्ट है किसका आज दुनिया के अनेक हिस्सों पर प्रभाव पड़ रहा है। तो निजीकरण, भूमंडलीकरण, तो दोनों जो पढ़ रहे हैं, मतलब सी दोनों का पढ़ रहे हैं, तो कॉमन क्वेश्चन है थोड़ा सा, ए और बी दोनों। ठीक है, कौन तीव्र गति से होने वाले महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी परिवर्तन का एक परिणाम है। भूमंडलीकरण, सरलीकरण, निजीकरण, तो सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, भूमंडलीकरण। ठीक है, ये भूमंडलीकरण ज़्यादा इसका जो है परिणाम है।
भूमंडलीकरण एक आवश्यक तत्व है। मतलब देखो भूमंडलीकरण क्या होता है? भूमंडलीकरण वो चीज़ होती है मतलब जो एक दूसरे से जुड़ जाए। मतलब भूमंडलीकरण हम उसको कह देते हैं, जैसे कि आप अपने घर का भूमंडलीकरण कर लीजिए, तो मतलब आप अपने घर की फैमिली से जुड़े हैं, पापा से, मम्मी से, भाई से, बहन से, तो एक तरीके से जो घर का एक भूमंडलीकरण है। ठीक है, वैसे ही कि हमारे जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं इस वर्ल्ड में, वो सब एक दूसरे से बहुत बहुत ही मतलब वेल कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इसीलिए भूमंडलीकरण, वो उसको भूमंडलीकरण हम कहते हैं। भूमंडलीकरण का आवश्यक तत्व तो नहीं है, तो भूमंडलीकरण का आवश्यक तत्व तो क्या नहीं है? धोखाधड़ी। ठीक है, धोखाधड़ी जो है वो आवश्यक तत्व तो नहीं है। फिर है भूमंडलीकरण जो है किसका पूर्ण रूप से कायाकल्प नहीं कर सकता है, मतलब किस चीज़ का एक कायाकल्प पूर्ण रूप से नहीं कर सकता है? तो शिक्षा का जो है ये पूर्ण रूप से कायाकल्प नहीं कर सकता है। इसका एक रीज़न है कि देखिए जो शिक्षा को है आज भी बहुत से देशों में, मतलब जहाँ पे शिक्षा जो है वो कम है, वहाँ पे जो वहाँ का जो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो भूमंडलीकरण है इसका कायाकल्प नहीं, ये हो सकता है कि आप दूसरे देशों में ज़्यादा के पढ़ें, वहाँ से जो है एजुकेशन लेके आएँ और फिर यहाँ पे अपना एजुकेशन दें। ठीक है, मतलब यहाँ पे शिक्षाएँ, यहाँ पे सबको समझाएँ। आप जैसे कि मान लो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, ठीक है, या फिर ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, या फिर जो भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, तो वहाँ से आप पढ़ के आएँ, उसके बाद में फिर आप आएँ अपने स्टेट में या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे जाएँ और उस नॉलेज को जो आप एक्सटेंड करेंगे तभी मतलब शिक्षा का कायाकल्प हो सकता है। नहीं तो पढ़ पढ़ के आएँ और अपना घर चलाएँ, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती ना। मतलब फिर ये तो वही है ना कि जो पढ़ेगा बस वही बढ़ेगा वाली कहानी है। तो भारत में क्वालिटी एजुकेशन है, बट जैसे कि अदर स्टेट, अदर कंट्रीज़ में उतना नहीं है, तो इसीलिए भूमंडलीकरण से किसका नहीं हो सकता है? वो शिक्षा का। ठीक, फिर क्या है, नई प्रौद्योगिकी में कौन एक मूलभूत चुनौती है? तो नई प्रौद्योगिकी में कौन सी मूलभूत चुनौती है? वो है क्रांति। फिर 26 क्वेश्चन नंबर वो क्या है, कौन विद्यालयों का नाटकीय रूपांतरण कर सकती है? कौन विद्यालयों का नाटकीय रूपांतरण कर सकती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी, नई प्रौद्योगिकी। किस वर्ष विद्यालयी पाठ्यक्रम की रचना की गई? किस वर्ष विद्यालयी पाठ्यक्रम की रचना की गई? 1988 में। ओके, तो चैप्टर 10 हम कंप्लीट हो गए हैं। 11, 12, 13, 14, 15 जो 20 तक चैप्टर हैं वो हम शाम को और कल सुबह तक कंप्लीट हो जाएंगे। डोंट वरी, कंप्लीट हो जाएंगे। ओके।